वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स की। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। आज उसी का अगला पार्ट है कि वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, जैसा कि आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। एक आपको चित्र दिख रहा है, उसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है। उसके बाद उधर वाइंड दिखाई दे रही है, उधर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी चल रहा है और साथ में कुछ रेनफॉल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम बात करें कि वाटर रिसोर्स क्या है। वाटर रिसोर्स, वाटर आपका जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको हम बार बार यूज़ करने के बाद बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ये अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि वाटर एक एकमात्र ऐसा रिसोर्स नेचुरली पाया जाता है जो कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है सभी को ये? इसके बाद ये देखो क्या कहता है कि वाटर जो है उसको हम H2O भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? H2O भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले देखो नीड ऑफ वाटर, कि हमें पानी की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है? ये हमारी प्यास बुझाता है। मैनी अदर डेली एक्टिविटीज़ जो हमें यूज़ करनी होती है उसके लिए हमें पानी जरूरत पड़ता है, चाहे हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मॉर्निंग में ही देख लें आप, उसके बाद आप अपना बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट अपना कुकिंग का काम है, ड्रिंकिंग है, इसके अलावा इरीगेशन और पता नहीं ऐसे कितने ही काम हो गए जिनके लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगली बात कहता है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसमें हाइड्रोलॉजिकल एक साइकिल चलता रहता है जो कि इस फोटो में दिख रहा है कि किस प्रकार बारिश आती है, पानी इकट्ठा होता है, फिर वो इवेपोरेट होता है, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर आगे पड़ता है और ये वाटर क्या करता है, इवेपोरेट होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसमें पानी की जो भाप बन के ऊपर उठता है और ये इवेपोरेशन होते हुए पानी ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाके फिर इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, यानी संघनन होता है पानी का। यहाँ सबसे पहले देखो, जब पानी गर्म होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री के तापमान पर क्या होगा, ये भाप बनना शुरू हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, कौन सा पॉइंट हो गया ये? बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हो तुम इसे? क्वथनांक होता है ये, यानी कि पानी का जिस टेम्परेचर पे पानी जो है अपनी सॉलिड या लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। पर जब ये ऊपर जाके, जब ये ठंडा होना शुरू हो जाए, हिमांक कहते हैं, 0 डिग्री पे जो पानी आपका होता है वो जमना शुरू हो जाता है। तो ये ऊपर जाके दोबारा से पहले गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर जाके ठंडा होने के साथ आपने पढ़ा होगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ हर 165 मीटर पे आपका 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये आपका पानी जो कि भाप के रूप में, ये ठंडा होता जाएगा, ठंडा होते होते लास्ट में किसके रूप में चला जाएगा, कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन। और ये जल के रूप में यानी पानी की बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब क्या होता है, पानी के रूप में जमा हुआ और इसके बाद जब इसका जमाव बहुत ज़्यादा होता है तो बर्फ़ के रूप में भी बदल जाता है, कुछ छोटे छोटे हिमकण के रूप में। और जब दोबारा से जो है ये वापस जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है या बादल के रूप में, ये बारिश के रूप में आता है। अब ये 3 फॉर्म में नीचे आता है। इसको हम कहते हैं प्रीसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रीसिपिटेशन। अब कहते हो जिसको वर्षा क्यों नहीं कहते, इसका नाम है वर्षण। क्या कहते हैं इसको? वर्षण। जब पानी किसी भी फॉर्म में गिर रहा हो, जब वाटर सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में नीचे गिर रहा हो तो उसको हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं। सॉलिड रूप में गिर रहा होता है उसको हम कहते हैं हिलस्टोन्स। क्या कहते हैं? हिलस्टोन। इसको ओले कह देते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। और इसके बाद जब ये लिक्विड में गिरता है तो उसको हम कह देते हैं रेनफॉल। क्या कह देते हैं? रेनफॉल। और जब ये गैस फॉर्म में आता है तो उसको फॉग या मिस्ट कहते हैं, यानी धुंध या कोहरा। सर्दियों में आता है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ। आप पहाड़ी इलाकों में भी चले जाओगे, गर्मी जरूर है हमारे यहाँ पर, आप जाओगे तो वहाँ पता क्या लगेगा आपको कि ये आपकी जो है वहाँ पे धुंध या फॉग या आपकी फॉग यानी कि कोहरा या मिस्ट धुंध के रूप में आपको ये दिखाई देगा। तो इन तीनों फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म को इकट्ठे रूप में हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं। जैसे ये पानी की बूंदें भारी होती है और ये आपका वक्र पृष्ठीय तनाव के कारण, आप गोल देखते हो बारिश की बूंद गोल आती है, कभी देखा आपने आपकी बारिश की बूंद लंबी होकर आ रही हो या थोड़े उसने पंख फैला रखे हो, ऐसा नहीं होता, वो गोल ही होती है। और गोल किसके कारण होती है? वक्र पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? वक्र पृष्ठीय
तनाव के कारण इसका क्या हो जाता है, इसका शेप चेंज होकर के क्या हो जाती है, गोल हो जाती है बारिश की बूंद, और फिर ये वापस पृथ्वी के ऊपर आती है और आने के बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये आपकी जमीन पे दोबारा आ जाता है और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाटर साइकिल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोटर साइकिल नहीं, वाटर साइकिल। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अब ये आपकी जो वाटर के बारे में बात थी कि पानी क्या है, एकमात्र ऐसा रिसोर्स जो तीनों फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठोस, द्रव या गैस। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। ये यहाँ तक इन्होंने बताया कि इसके बारे में कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्ट है। तो वाटर आपका एक यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। अब देखो आपके सामने एक दूसरा फिगर है जिसमें आपको हमने इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका से लिया है। इसमें क्या बताता है, ये आपके ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट दिखा रहा है। हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट क्या है, ओशियंस। आपने देखा होगा ये पहला दिखा रखा है इन्होंने, पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, इसको इन्होंने नीचे लिख दिया थोड़ा सा, दोनों ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है। इसके बाद तीसरा है इंडियन ओशियन, चौथा आपका है वो है आर्कटिक ओशियन, और पांचवा है अंटार्कटिका जिसे हम साउथर्न ओशियन भी कह देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या है, साउथर्न ओशियन भी कह देते हैं। और इस प्रकार कितने हो गए हमारे, 5। तो सबसे पहले तो इनको याद करने की जरूरत पड़ती है। इनके लिए एक फार्मूला बताया मैंने आपको सर, पहले भी आपने क्लास में मैंने बहुत बार बताया होगा। हमने एक सॉन्ग सुना है पैसा पैसा, बहुत बार सुना होगा आपने, बड़ा ही जाना माना सॉन्ग है। तो उसमें एक वर्ड आता है पैसा, हमें सिर्फ वो एक वर्ड याद रखना है, पैसा। एक पैसा जो है, आजकल वैसे भी पैसे की बात होती है हर जगह, तो पैसा जो है वो शब्द आपके पांचों के पांचों ओशियन को पूरा कर देगा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न या अंटार्कटिका भी कह देते हैं, और लास्ट आपका आर्कटिक। ये पांचों के पांचों साउथर्न, आपका पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्कटिक, पांचों के पांचों आपके क्लियर होते हैं। अब सबसे बड़ी बात पैसिफिक है, ये पहली बार जिसने देखा था इसने बड़ा ही शांत देखा इसको, वैसे ये शांत नहीं है। देखने वाले ने क्या कहा कि पहली बार जिसने इसको नोटिस किया कि एक ऐसा सागर जो एकदम से शांत रहता है, इसलिए उसने इसका नाम रख दिया अशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अटलांटिक का। अटलांटिक है दोनों सबसे बिजिएस्ट है, ये अटलांटिक अमेरिका और अफ्रीका के बीच पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो आपका बिजिएस्ट रूट ऑफ द सी वेज, आपका सी वे है जिनमें सबसे ज्यादा समुद्री जहाजें इन्हीं के बीच में चलती रहती है, तो सबसे बिजिएस्ट। और ये एस के आकृति का है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, किसके आकृति का है, एस के आकृति का है। तीसरा आता है इंडियन ओशियन, एकमात्र ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पर है, देश आपका ही है इंडिया, सबसे बड़े फख्र की बात है। और दूसरा एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर कोई ओशियन है वो है आपका इंडियन ओशियन। ये तीसरा बड़ा आपका है, और ये भारत के दक्षिणतम भाग में पाया जाता है, भारत के दक्षिणतम भाग में है। इसके बाद बात करते हैं चौथा, ये आपका है अंटार्कटिका ओशियन। इसको अंटार्कटिका दो जगह नाम है, आप सोचते हो सर कि हमारा कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है। अंटार्कटिका जो है वो इसीलिए क्योंकि ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट, तो ये सबसे साउथ में है, इसलिए एक तो हमारा फार्मूला बनाने में इजी हो जाता है, और दूसरा इसको साउथर्न ओशियन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट लिखते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो अंटार्कटिका अगर कॉन्टिनेंट है तो ओशियन कैसे है, तो उसी प्रकार आपका अंटार्कटिका ऐसे साउथर्न ओशियन भी कहते हैं। इसमें से मोस्टली इसका जो पार्ट है वो सारा का सारा कॉन्टिनेंट वाला बर्फ के रूप में, उसके ऊपर अंटार्कटिका जो है वो पानी के रूप में पाया जाता है। लास्ट आपका है आर्कटिक ओशियन, सबसे ऊपर नॉर्थ में है, इसको नॉर्थ ओशियन भी कह सकते हैं, पर आर्कटिक कहा जाता है क्योंकि दोनों इसी के नाम है। आप नॉर्थ ओशियन भी लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। और ये आपका चौथा आपका बड़ा जो है ओशियन है। इस प्रकार हमारे जो पांचों ओशियन है, या मेन मोटो है पूरे के पूरे ओशियन, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। पांचों के पांचों जो आपके ओशियन है वो कंप्लीट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भूमि वाला भाग ज्यादा है, फिर पानी वाला भाग ज्यादा है। पानी वाला भाग है 71% ऑफ द टोटल अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 71% भाग पे क्या है, पानी, और 29% भाग पे क्या है,
आपका लैंड पार्ट है जिसे हम कॉन्टिनेंट कह देते हैं, और वाटर पार्ट जिसे हम ओशियंस कह देते हैं। एक चीज़ और देखो, आपको बताने वाला हूँ मैं, वाटर की बात होगी, सारे के सारे समुद्र आप देख लो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं भी इनके आपस में नहीं कि एक समुद्र है वो लैंड लॉक्ड है अलग से कुछ है, सारे एक दूसरे के जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर जगह वाटर लेवल जो होता है ओशियन का वो सेम रहता है। जब भी हम किसी चीज़ की हाइट देखते हैं, अगर मैं हाइट की बात करूँ, मैं 2 फीट ऊपर खड़ा हूँ तो उसकी हाइट 2 फीट हाइट घट जाएगी। जब भी किसी माउंटेन की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं जो यहाँ पाया जाता है, उसकी हाइट जैसे लेते हैं वो किससे लेते हैं, सी लेवल से लेते हैं। इसीलिए हर चीज़ की हाइट सी लेवल से ली जाती है ज्योग्राफिकली टर्म्स में, कि किसी भी चीज़ को समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि समुद्र का लेवल वर्ल्ड में हर जगह पूरी पृथ्वी पर क्या है, एक जैसा है। क्योंकि ये नहीं कि एक जगह पानी ज़्यादा है एक जगह कम है, हर जगह वाटर लेवल जो है वो सेम है। अगर कहीं पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हर चीज़ की जो हाइट ज्योग्राफी में ली गई है, चाहे वो आपकी किसी सड़क की हाइट ली गई हो, सबसे ऊंची सड़क लेह से लद्दाख, या चाहे आपकी किसी माउंटेन की ली गई हो, किसी हिल्स की ली गई हो, या किसी और चीज़ की, चाहे आपके सैटेलाइट वगैरह देखते हैं किस हाइट पे है, तो वो सी लेवल से लिए जाते हैं। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो देखो आपके जो 5 ओशियंस है उनमें टोटल वाटर का 2/3 से ज़्यादा यानी 71% भाग क्या है, पानी के रूप में पाया जाता है। पर क्या है सारा पानी हम पीने के लायक है? नहीं, सारा का सारा पानी है ये पीने लायक नहीं है। इनमें से सिर्फ 1% वाटर जो आपका है, ये फ्रेश वाटर जो है, क्योंकि पीने के लायक है, जिसको हम पी सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आपकी एक बकेट जो 5 लीटर पानी है, उस 5 लीटर पानी में से आपकी 1 टीस्पून जो है, 5 लीटर अगर आपका पानी है उनमें से 1 टीस्पून को अगर मैं अलग कर दूं, टोटल पानी पृथ्वी का 5 लीटर है, उसका 1 टीस्पून है वो पीने लायक है। यानी 1% पानी जो आपका है पीने के लायक है। उस 1% पानी का जो हिस्सा है उनमें से एक हिस्सा है वो है आपका किसके रूप में, आइस के रूप में है, और उसका 2 हिस्से हैं वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। इसको भूमजल स्तर या आपका भूमिगत जल भी कह देते हैं। तो उनमें से 1% पानी के भी 3 हिस्से अगर हम करते हैं तो उसका 1% का भी तीसरा हिस्सा जो है 0.03 मान सकते हैं आप। 0.3 आपका हिस्सा है वो आपका 0.3 है वो तो आइस के रूप में है, और 0.6 है वो किसके रूप में है, वो आपका अंडरग्राउंड वाटर। तो पूरे पृथ्वी के पानी का सिर्फ 1% पानी जो है वो आपके पीने के लायक है। इसीलिए कहा जाता है कंजर्व वाटर, पानी को बचाएं। बारिश का पानी भी यही होता है, ये घूम करके ये किसके रूप में चला जाता है, ये यही अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। हिम के रूप में है तो वहीं आएगा, वो बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा, या रेन वाटर है। सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ वाटर उसको हम रेनफॉल कह देते हैं, फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो ये सारा जो पानी है कुल मिलाकर लास्ट आपका 1% आ जाता है। इनकी टोटल जो वैल्यू निकल के आती है वो 1% आती है। अब इसको वैसे हम बात करें, इनमें से टोटल जो हम बात कर रहे थे ना, या 1% पी रहे हैं वो 1% है, वैसे 2.5 आपका 2.5 टोटल जो है आपके वर्ल्ड का 2.5% पानी पीने के लायक है। और जिनमें से 1 आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, और आपका 1.5 है वो आपने जैसे बताया सर रेनफॉल और आपका अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमा हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर हम बात करते हैं भारत की कि भारत के पास कितना पानी है, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत के पास पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 4% पानी भारत के पास आता है। 4% पानी भारत के पास आता है प्रिसिपिटेशन का ऑल ऑफ द वर्ल्ड। एक कितना है, अगर यूएनओ है, यूएनओ के बारे में जानते हो आप, 24 अक्टूबर 1945 को एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो वर्ल्ड वाइड शांति या के बारे में सर्वे करता रहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि ये जो आपका 4% पानी है उसके हिसाब से आप देखिए, प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूज करने के लायक देखें तो भारत का जो है 133वां स्थान है वाटर यूज में। उसकी जो रैंक है उस रैंक में कितना है, 100 यूएनडीपी या एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रिपोर्ट सौंपता रहता है, जांच करता रहता है कि गरीबी रेखा में हम किस पे हैं, डेवलपमेंट में किस पे हैं। तो पानी की अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड के वाटर की तो वहाँ 4% पानी हमारे भारत के हिस्से आता है प्रिसिपिटेशन का। और हमारी रैंक की बात करें वर्ल्ड में तो सबसे हमारा जो है 133, हमसे पहले 132 देश है जिनके पास रेन वाटर को जो यूज़ करते हैं। इनमें कुछ देश ऐसे, इजराइल की मैं बात करूँ वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, परंतु वो लोग उस पानी का ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। इसीलिए वो लोग पानी बारिश हमारे से भी, राजस्थान का जो लेवल है या हमारे सहारा डेजर्ट की बात करते हैं या थार डेजर्ट की बात करते हैं, कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं,
बारिश उन्हीं के लेवल पे उनके पास होती है, पर उस पानी को वो क्या करना जानते हैं, स्टोर। हमारा पानी मोस्टली क्या होता है, फ्लो हो जाता है नदियों के द्वारा या आपके पॉन्ड के द्वारा या लेक के द्वारा, उनमें से वो पानी बह करके कहाँ चला जाता है, समुद्र में, और वो पानी क्या हो जाता है, मीठा पानी भी जा करके क्या हो जाता है, खारा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है अच्छे बच्चों की संगति में रहा करो, बुरे की संगति में जाओगे खारे हो जाओगे। नदी का पानी मीठा होता है, जब वो बाढ़ से चलती है तो मीठा होता है, और जब जाके समुद्र में मिलती है तो कैसे हो जाता है, एकदम से खारा, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम की मात्रा बढ़ती है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, Na2Cl3। तो ये वही है। आप भारत का जो है वो कौन सा है, 4% जो होता है टोटल रेनफॉल का भारत को मिलता है, जिनमें से 133 आपका 33वां रैंक है किसमें, वर्ल्ड में वाटर यूज को। किसके वाटर यूज को, रेनफॉल के वाटर यूज को। आगे हम बात करते हैं, तो ये भारत के वाटर की बात कर ली हमने, पूरे वर्ल्ड वाइड वाटर की बात कर ली। अब कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। कुछ फैक्ट्स आपके H2O फैक्ट्स। H2O यानी पानी का इस फॉर्मूला है, हाइड्रोजन H से और O से ऑक्सीजन। अब पहला फैक्ट देखो, ओनली 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश। अब देखो टोटल जो हमने थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने कहा था सर कि हम पानी जो यूज कर रहे हैं पीने लायक, मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्से हैं, टोटल जो है वो कितना है, 3% पानी है पीने के लायक, पीने के लायक है, जिनमें एक हिस्सा हमारा अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, और एक हिस्सा आपका बर्फ की नदियों के रूप में, हिमानी के रूप में या ग्लेशियर के रूप में, और एक हिस्सा हमारे पास है जो हम पी रहे हैं 1%, उसमें रेनफॉल भी शामिल है, कोई अलग से थोड़ी रख रखा है हमने उसको, रेनफॉल वाला हिस्सा ही तो है ही, रेनफॉल है, चाहे ग्लेशियर पिघल के आ रहा है या आपने अंडरग्राउंड से भी निकाला हो, तीनों का कुछ कुछ हिस्सा हम यूज करते हैं, और तीनों को मिला के 2 हिस्से हमारे पास स्टोर पड़े हैं, और एक हिस्सा हमारा क्या है, 1/3 हमने 2/3 हम यूज नहीं कर रहे हैं और 1/3 हम यूज कर रहे हैं। इस प्रकार जो तीसरा हिस्सा यानी 3% जो आपका पीने लायक पानी है, बाकी 97% जो वाटर ऑफ द अर्थ इज साल्ट वाटर, तो क्या है, नमकीन पानी है आपका, लवणीय पानी है, जिसकी वजह से वो पीने के लायक नहीं है, हमारे पीने के काम नहीं आ सकता। आगे बात करते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर क्यों ना हम उस समुद्र के पानी को साफ कर लें, तो उसमें इतनी कॉस्ट आ जाती है बेटा कि जितना वो पानी नहीं उससे ज़्यादा की तो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, तो क्यों ना हमारे पानी जो हमारे पास पड़ा है उसको ही हम स्टोर कर लें, ठीक है, उसी को हम स्टोर कर लें, उसी को बचा लें, उसी का हम कंजर्वेशन कर लें, उसी का भी आज डिस्कस करेंगे। अगली बात कहता है 1000 गैलन्स ऑफ वाटर, 1000 जो गैलन पानी है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 गैलन ऑफ मिल्क, कि 1000 गैलन पानी जब हम खर्च करते हैं उससे हम कितना दूध प्रोडक्ट करते हैं, सिर्फ 1 गैलन दूध प्रोडक्ट करने में हमें 1000 लीटर पानी वेस्ट कर देना पड़ता है। अब कोई सोचते हैं सर ये तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, आप चारा देते हो पशु को, उस पाउडर को तैयार करने के लिए, उस क्रॉप को तैयार करने के लिए उसको पानी देते हो, पशुओं को भी पानी पिलाते हो, तो वो जो चारे से लेकर के पशु के पास उसके भोजन पहुंचने तक जो है सारा खर्चा कितना आ जाता है, 1000 लीटर। अभी तरबूज का सीजन है, तरबूज आप लेके आए 20-30 रुपए का लेके, उस तरबूज की बेल को कितना पानी दिया गया था तरबूज के तैयार होने तक, तो ये वो खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट है, कितना 1000 गैलन जब इन्वेस्ट करते हैं वाटर तो उससे 1 गैलन हमें दूध मिलता है। सही काम है ना, ये इतना खर्चा होना चाहिए, क्यों ना हम 1000 लीटर गैलन पानी बचा लें। गैलन यहाँ एक माप है पानी को मापने का, 5 लीटर का होता है ये, एक जो आपका गैलन है उसको 5 लीटर के बराबर माना जाता है। अब ये कहता है अगला फैक्ट, वाटर इज द ओनली सब्सटेंस फॉर्म। ये देखो मैंने आपको पहले बताया, वही बात दोबारा की, एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है, एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है। बाकियों को कईयों को लेके जाना पड़ता है, कई अपने आप हो जाते हैं, पर ये एकमात्र वाटर ही है जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस। दिख रही हो आपको। अगला है 1 गैलन आपका पानी है, उसका वेट कितना होता है, तो उसका वेट होता है 8.34, यानी 1 गैलन जो पानी है उसका वजन है 8.34 पौंड। तो 1 गैलन को आप उठाओगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 8.34 पौंड हो जाता है, उसके बराबर इसका वजन है। आगे कहता है एट ड्रिप पर सेकेंड, अगर 1 ड्रिप यानी 1 बूंद पानी 1 सेकंड में गिरता है तो उसका जो बहाव है वो 1 बूंद पानी 1 सेकंड में गिर रहा है तो 1 साल में इतना पानी गिर जाएगा कि 3000 गैलन आपके भरे जा सके। इसका एक फैक्ट और बताऊंगा, बुर्ज खलीफा सुना होगा,
बड़े गाने बने उस पर, कहाँ पे है बुर्ज खलीफा? दुबई में है। तो इस बिल्डिंग में जो एसी लगे हैं, उस एसी से इतना पानी, हमारे भी ऑफिस में लगा हुआ, देख लो, आप देख सकते हो, आपकी क्लास में भी है, तो उससे इतना पानी आपका बुर्ज खलीफा के जो एसी है उनसे इतना पानी बह जाता है बूंद बूंद करके कंप्रेशर से, कि उनसे 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं ओलंपिक के। 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं किस चीज़ के? ओलंपिक के जो हमारे तैराक होते हैं, जहाँ कंपटीशन होता है, तो 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। ओलंपिक के जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं उनको 5 को भरा जा सकता है। तो कितना पानी हमने वेस्ट कर दिया। अगली बात करते हैं, टेकिंग ए बाथ रिक्वायर्ड अप टू 70 गैलन ऑफ वाटर, ए 5 मिनट शावर यूज ओनली 10 to 25 गैलन्स। अब एक बात अगर हम लेते हैं, कईयों को घर में नहाने का बड़ा ही शौक होता है कि हम जितना ज़्यादा नहाएंगे उतनी ज़्यादा गोरे हो जाएंगे या हम सुंदर हो जाएंगे, ये वहम है आपका। आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलने चाहिए, उसके लिए आप डेली एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप कुछ देर बाद रुक करके आप वो बात करेंगे तो वो ज़्यादा टॉक्सिन निकलने की संभावना है। पानी ऊपर डालने से कुछ नहीं होता। मैं पौधे को पानी दूंगा, उसके जड़ में पानी दूंगा, क्या पौधा ग्रो करेगा? नहीं, उसकी जड़ में देना है। तो नहाते हुए भी पानी को बचा सकते हैं। अब होता क्या है, टेकिंग के बाद नहाते वक्त 70 गैलन पानी की जरूरत पड़ती है। मोस्टली जो यूज़ होता है, आम आदमी जो यूज़ कर रहा है, हम नहीं कर रहे, क्या पता हम एक बकेट से काम चला रहे हैं। हम टोटल में एक एवरेज निकालें कि 70 गैलन पानी यूज़ करता है एक इंसान नहाने के लिए। अगर वो यूज़ करे 5 मिनट ऑफ शावर, या इसकी रिफरेंस में बात कर लेते हैं कि अगर वो शावर का यूज़ कर रहा है, फुहारे का यूज़ कर रहा है, घर में लगा होता है आजकल, बड़े शौक लगे हुए लोगों को कि भी फुहारे के नीचे नहाना है, वो एक आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है, तो उसमें 5 मिनट के शावर में 10 से लेकर के 25 गैलन पानी आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है। और एक और भी फैक्ट पता है कि जो जितना ज़्यादा नहाते हैं उनकी स्किन इतनी ड्राई और उतनी रफ हो जाती है। तो थोड़ा सा नहाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, टाइम टू टाइम नहाएं, एक शेड्यूल बनाएं, ये नहीं कि जब टाइम लगा आप नहाने के लिए जा पहुँचे। तो ये भी पानी बचाने का तरीका है। मैं यहाँ वाटर रिसोर्स के हिसाब से कह रहा हूँ, ये नहीं कि अगले महीने आप नहाना ही बंद कर दें, ठीक है, फिर हम क्लास नहीं लगा पाएंगे। अगली बात कहता है, टेक 7.5 ईयर्स, 7.5 साल लेता है ऑफ एवरेज यूएस रेजिडेंट्स टू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर that flow over the Niagara Falls in 7 seconds. नियाग्रा फॉल्स सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रपात। बाहुबली मूवी देखी, उसमें पानी गिर रहा हो तो ऊपर पहाड़ों से आपने देखा होगा, झरने से दिखाई दे रही है। तो नियाग्रा जो प्रपात है वो सबसे बड़ा प्रपात है विश्व का। और उस प्रपात में क्या कह रहा है कि 7.5 साल एवरेज निकालिए यूएस रेजिडेंस, यानी यूएस जो यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है कि यूएस जो रेजिडेंस है वो लोग घरों में पानी यूज करते हैं, जितना 7.5 साल में यूज करते हैं उतना पानी नियाग्रा प्रपात 7 सेकंड में गिरा देता है। आप 7 सेकंड नोट करेंगे ना, जितना पानी वो गिराएगा वो आपके 7.5 साल 7,50,000। नियाग्रा फॉल्स है आपका यूएसए के अंदर है बेटा, नियाग्रा फॉल्स आपका यूएसए के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा प्रपात है जोग प्रपात, श्रावस्ती नदी पे है। कौन सी नदी पे है? श्रावस्ती। यह भी नोट कर सकते हैं जब वाटर की बात आ रही है। ये सर बताना कि 7 साल क्या में 1 सेकंड में कि 7 सेकंड में नियाग्रा प्रपात से इतना पानी गिर जाता है जितना यूएस के घरों में 7.5 साल में यूज होता है। सोच के देखो कि 7 सेकंड पानी नियाग्रा प्रपात को हम स्टोर कर ले तो अगले 7.5 साल तक यूएसए के लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। रेजिडेंट घरों में जो यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा यूज की बात नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? 8.34 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है? किलोग्राम, एक पौंड आपका 400 ग्राम का होता है। मैं इतना बता सकता हूँ, आप केक लेके आते हो ना, वो पौंड का होता है, 1 पौंड का, तो पौंड में मापा जाता है। तो 1 पौंड आपका 400 ग्राम्स का होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो कुछ फन फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट पढ़े थे थोड़े से याद करने के लिए थे, स्टडी में भी काम आते हैं, जरूरत भी पड़ती है ये भी काम कर आपके याद करने के, परंतु ये थोड़े से फनी, आपको सुन करके अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मूड भी आपका फ्रेश होगा। फन फैक्ट्स, फैक्ट क्या होते हैं कोई बताए मुझे? तथ्य वो जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं, वो चीजें जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी जो हमारी है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, वाटर रिसोर्स या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा, ये सारी की सारी चीजें प्रूव दैट ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ साइंस, साइंस में आता है। अब देखो अप टू 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। पानी का आपका जो आपकी बॉडी है ना, इस बॉडी का जो वेट मेरा दिखाई दे रहा है उसका 60% मेरी बॉडी में पानी है। मेरा जो वजन है टोटल मान लेते हैं 60 kg है,
तो इसका 60% जो मेरा हिस्सा है वो बॉडी क्या है, पानी की बनी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो कि मेरी बॉडी में टोटल 100 kg वेट है, ऐसे समझ में आएगा। तो उसमें 60 किलो अकेला क्या है, वाटर है, बाकी जो बॉडी मास है वो अलग है 40 किलो। तो बॉडी का जो 60% हिस्सा किसका बना होता है, किस चीज का, हमारा वाटर का है, पानी का है। अगला फैक्ट है, ये क्लियर हो गया सभी को। अगला है लेस देन 1% ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी यूज्ड टू ड्रिंक। पीने के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 1% पानी है पूरी पृथ्वी का, जो कि मैंने बताया ग्लेशियर के रूप में यानी बर्फ की नदी हिमानी के रूप में, या अंडरग्राउंड वाटर है, या आपका रेनफॉल है। 1% पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं टोटल अर्थ के पानी का। वाटर रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, और ये पृथ्वी का जो पानी जो है वो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, हाथ जलते हो तो आप पानी में जाके डालते होंगे या जाके तो ये रख देते हो। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बैलेंस करने में जो आपका जितने भी ओशियंस और आपके कॉन्टिनेंट, अब कौन सी मिट्टी और पानी की दो अलग अलग अवस्थाएं होती है। पानी जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी क्या होती है, सोइल जो होती है आपकी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, इसको भूप्रपट्टी कहते हैं। ये क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। ये इसकी क्या है, इसकी खासियत कह सकते हैं, या इसकी आप एबिलिटी कह सकते हैं, आप जो भी आप बोलना चाहें। यानी कि मिट्टी की क्या है, गुण क्या होगा, ये जल्दी से गर्म होगी और जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, आपका वाटर आ जाता है। जो लोग जमीन पे रहते हैं वो लोग क्या होता है, वहाँ दिन में तापमान बढ़ेगा क्योंकि धूप आते ही तापमान बढ़ेगा, और रात को तापमान वो धरती जल्दी से ठंडी हो जाएगी, रात को ठंड लगेगी। जैसे कल भी हुआ था, बारिश आ रही थी, दिन में आपको धूप लग रही थी, रात को ठंड लग रही थी, कहीं मुझे भी लग रही थी। तो ये क्या है, मिट्टी के कारण है बेटा, क्योंकि दिन में वो जल्दी से गर्म होगी। अब राजस्थान में क्या होता है, गर्मियों का अभी तापमान चला था फलोदी का, इसी महीने का आप नोट कर लेना, 50 डिग्री क्रॉस कर जाएगा फलोदी राजस्थान। वो क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी से गर्म होती है, मिट्टी बहुत जल्दी से गर्म होती है और बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो दिन का तापमान वहाँ 50 क्रॉस कर जाता है, रात का वहाँ पे 10-15 पे आ जाता है। तो ये क्या होता है, मिट्टी के कारण है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन। दूसरी तरफ वाटर आपका ये धीरे धीरे गर्म होता है। सीएफएल देखिए आपने, एक बल्ब होता है, तो ये बल्ब की बात कर ले आप सोइल के साथ, बल्ब एकदम से गर्म हो जाएगा, शीशा उसका ऊपर कांच होता है और एकदम से ठंडा हो जाता है थोड़ी देर में, परंतु वो सीएफएल की तरह है। ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी। तो पानी जो होता है वो गर्म होना शुरू होता है दिन में, सुबह 9-10 बजे 11 बजे, उसके बाद 12-1-2-3 बजे वो अपना गर्म होना ठीक ठाक शुरू होता है। तब तक दोबारा से आपका शाम होने शुरू हो जाती है, यानी ऐसा एंगल पृथ्वी का बन जाता है कि सूर्य एक बार उठता है और फिर वापस जैसे डूबती है हमारी पृथ्वी का एंगल ऐसा, तो फिर दोबारा से शाम होने लग जाती है, तो टेम्परेचर फिर घटना शुरू हो जाता है 3-3 बजे के बाद। तो वो जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म हुआ और फिर वो रात को धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, मुंबई की बात कर रहे थे, एक जो है आपका बात कर रहे थे दिल्ली की, दूसरी तरफ मुंबई की। दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहा है वो क्या होगा, दिन में गर्मी को फेस करेगा, रात को ठंडक को महसूस करेगा। परंतु जो समुद्र के किनारे रहता है वहाँ क्या होता है, अब धरती वाला क्या होता है कि दिन में पहुंच चलती है आपकी समुद्र से सतल की ओर। किसकी तरफ चलती है, समुद्र से सतल की ओर चलती है। तो सतल की ओर आएगी तो आते हुए क्या करेगी, उसको अपने साथ ठंडक लेके आएगी, नमी आएगी तो भूमि का टेम्परेचर क्या रहेगा, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा यहाँ। और यहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जमीन इसीलिए ज़्यादा रहेगा। अब शाम को क्या होता है, जैसे ही शाम होनी शुरू होती है पवनें अपनी दिशा बदल लेती है। अब दिन में तापमान को उन्होंने ठंडक को बढ़ाया, इधर से कोल्डनेस को बढ़ाया, किसकी, मुंबई की। और शाम को क्या हो जाता है, समीर जो होती है, पवन जो होती है, वो जमीन से समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ के तापमान को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो उसका तापमान दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता, इसीलिए वहाँ पे तापमान सम रहता है, रहने के लायक जगह होती है। परंतु दिल्ली में क्या होता है, दिन का तापमान बढ़ जाएगा, एकदम से गर्म हो जाएगा, फिर दिन रात का तापमान एकदम से घट जाएगा। इसीलिए जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन शहरों में तापमान दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता, वो बीमार नहीं पड़ते, वहाँ का मौसम ठीक ठाक रहता है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ये भी डिपेंड करता है। अब हमने बात की, तो ये पानी होता है वो धीरे धीरे, इसीलिए पृथ्वी के तापमान को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि पृथ्वी ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो। कौन, वाटर। अगला फैक्ट है, आइस इज हीटर देन वाटर, सॉरी लाइटर, थोड़ा सा साफ नहीं दिखा, लाइटर देन वाटर। आइस जो होती है, बर्फ होती है, वो पानी से हल्की होती है, इसीलिए पानी पर तैरती है। कोई भी चीज़ कब तैरेगी, जब वो उसका जो वजन है वो उस हटाए गए पानी से कम हो, यानी अपने वजन से ज़्यादा घटाती है, सॉरी,
अगर बर्फ़ है वो इसीलिए तैर रही है कि वो अपने वजन से ज़्यादा पानी को हटा रही है। अगर मैं इसी फैक्ट में एक और बात कहूँ, अगर मैं आपको एक सुई का टुकड़ा दूँ और कहूँ इसे पानी में डालो, आप रखो सुई, तो पानी में क्या करेगी सुई? डूब जाएगी, क्योंकि उसके जो दोबारा हटाया गया पानी है वो अपने वजन से ज़्यादा कम है, इसीलिए वो डूब गई। अगर वो पानी वही सुई है मगर हम पारे में डालें, एजी होता है, एजी होता होगा पारा, एजी या एयू, एजी उसका फार्मूला है। तो पारे के अंदर वही सुई डालेंगे तो वो सुई तैरने लग जाएगी, क्योंकि उसका वजन जो है हटाए गए वजन से कम होता है, इसीलिए सुई तैरेगी। सेम वही है कि बर्फ जो होती है वो हल्की होती है, इससे लाइटर होती है, इसलिए वो पानी में तैरती है, ठीक है, पानी में फ्लोट करती है, तैरती रहती है। आप कितनी बड़ी बर्फ डालो पानी में डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका वजन क्या होता है? पानी से कम होता है उसका, इसीलिए वो तैरती है। अगला है पर पर्सन कैन बी लिव ओनली अबाउट वीक विदाउट वाटर। एक आदमी कम से कम एक हफ्ते तक जीवित रह सकता, हो सकता कोई फालतू भी रह जाए, पर एक एवरेज निकालेगी कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बिना पानी के कितने दिन निकाल सकता है? एक हफ्ता निकाल सकता है, 1 वीक निकाल सकता है, 7 डेज निकाल सकता है। लास्ट है नासा डिस्कवर्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन द मून। अब नासा कौन है? अमेरिका के अंदर एक, कैलिफोर्निया के अंदर एक हमारी सबसे बड़ी रिसर्च स्पेस एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करती रहती है, और इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी तरफ से भारत से जाने वाली एकमात्र महिला जो नासा मिशन में गई थी वो थी कल्पना चावला। मून मिशन, यहाँ फोटो भी आपको सामने दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं, तो नासा ने एक डिस्कवरी की खोज की और उन्होंने बताया कि चंद्रमा के ऊपर भी जो बर्फ है, बर्फ के रूप में पानी पाया जाता है, और खोज करने वाला देश कौन सा था? भारत ने, इंडिया ने ये सबसे पहले बताया कि चंद्रमा के ऊपर पानी है। सबसे पहला जो फैक्ट उन्होंने भारत ने प्रूव किया, पानी है, परंतु किसके रूप में है? आइस के रूप में है, बर्फ के रूप में। पिघलता नहीं है, पिघलता है वो डे के टाइम में पिघलता होगा, क्योंकि दिन का तापमान क्या होता है? 15 दिन के लिए दिन होता है। आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष, तो जब सूर्य की जो है मतलब चंद्रमा का जब साइज बढ़ता है पूर्णिमा तक, तब तो क्या होता है? वहाँ पे दिन रहता है, तब तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता होगा। पर जब रात होती है तो अगले 15 दिन के लिए रात होती है, और अगले 15 दिन तापमान वहाँ दिन का तो जो होता है डे टाइम में 200 से 300 डिग्री या 400 डिग्री, और नाइट का टेम्परेचर 400 क्रॉस कर जाता है। दिन वाला हाई हो जाता है, माइनस में चला जाता है रात का। तो इस प्रकार जो है पानी मोस्टली किस फॉर्म में पाया जाता है? बर्फ के फॉर्म में। कोई जैसे दिन के समय तो बर्फ में कैसे रहेगा? तो दिन के समय में वो घाटियों में पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो आपको गड्ढे दिखाई देते हैं ना, ब्लैक सा। कई बार हमारी दादी जी या नानी जी या दादाजी या नाना जी हमें बता देते हैं कि इसके ऊपर एक बुढ़िया चरखा चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा फैक्ट कहते हैं किसी ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे थे तो ये इसके ऊपर दबे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं। कितनी गहरी? 200 300 500 1000 किलोमीटर गहरी खाइयां। उनमें प्रकाश कैसे पहुंचेगा? तो वहाँ पानी किस फॉर्म में पाया जा सकता है? एक तो वो गहरी है, दूसरा वहाँ का टेम्परेचर डाउन है, तो वो पानी किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस फॉर्म में होगा। यहाँ तक फैक्ट क्लियर। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैर्सिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की बात करते हैं। फोटो इसीलिए दिखाई गई है, शायद ये हालात रहा तो हम भी इसी तरीके से पानी ढोरेंगे। हमारी क्लास की कुछ लड़कियां हैं, बहन और भाई आपस में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ जो चीज देखने लायक है, एक तो यहाँ पीछे की वेजिटेशन आपको कैसी है, कैसी है वेजिटेशन बताने की जरूरत नहीं है, सूखी घास है। इसका मतलब यहाँ पे पानी की कमी है, घास ही नहीं हरी है, तो इसका मतलब ये सोच लो कि पानी की कितनी बड़ी कमी है। दूसरा है लेडीज ने 3 बकेट इसने पानी ले रखा है, 1 बकेट इस लड़के ने, इस छोटे बच्चे ने भी देखो एक छोटा सा बकेट ले रखा है, शायद अपनी वजन और हाइट के अकॉर्डिंग। इधर एक पतीला जो है बड़ा सा इस बच्चे ने ले रखा है, 2 यहाँ इसने बकेट और 1 बाल्टी या छोटा सा डिब्बा इसने कुछ लीटर का। अब यहाँ मेन जो टॉपिक है ये है कि ये हालात, अगर हम पानी को कंजर्व नहीं करेंगे, सही तरीके से इसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये पानी एक दिन हमें भी ऐसे ही बकेट में ढोना पड़ेगा, क्योंकि हमने पानी को यूज कर लिया है, उसकी स्कैर्सिटी है। तो उस वजह से स्थिति कब होती है? जब आपके पीने के, नहाने के या डेली रूटीन के जरूरत का पानी जब आपको पूरा ना पड़े या आपके लिए पूरा ना हो, तो उसे हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 2000 मीटर पानी नीचे था। कुछ दिन पहले के डाटा है कि चेन्नई, जिसे तुम क्या कहते हो, पुराना मद्रास, तो चेन्नई जो आपका है उसमें क्या था,
पानी का जो वाटर लेवल है वो कितना है 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर नीचे पानी था। और पिछले कुछ दिन पहले आप कह सकते हो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई जिसके तहत कहा गया कि अंडरग्राउंड वाटर इज 0% इन द चेन्नई, कि चेन्नई में भूमिगत जल जो है भौम जल स्तर है वो 0 हो गया है, वहाँ पे पानी मिलेगा नहीं, नीचे कितने खोदो। अब ये किसकी वजह से, वहाँ के लोगों ने पानी निकाल के वो सारा का सारा खत्म कर दिया, एज ए वेल, एज ए ट्यूबवेल, एज ए समरसिबल और अन्य किसी रूप में पानी को उन्होंने हैंड पंप के द्वारा उस पानी को सारा का सारा निकाल करके उस पानी के लेवल को 0 ले गए। क्योंकि जब हम यूज़ कर रहे थे और उसको रिचार्ज नहीं करते तो क्या होगा, वो पानी खत्म होगा। तो सेक्रेसिटी किस वजह से, उसके इफेक्ट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या, अगली हम स्लाइड में पढ़ेंगे। वाटर स्कैर्सिटी इसमें क्या कहता है, ये काजिज, पहले हम काजिज कर लेते हैं, कारण क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, विश्व तापन। ये कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ के साथ हो जाएंगे। विश्व तापन क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य की गर्मी पृथ्वी के ऊपर आ रही है, उसे क्या हो रहा है हर साल। अब कहोगे सर ये अभी क्यों आई, पहले क्यों आई नहीं, कुछ सालों पहले भी आनी चाहिए थी, बहुत सालों पहले आ जानी चाहिए, अब क्यों, हमने पेड़ पौधे काट दिए और पेड़ पौधों के काटने से बैलेंस इम्बैलेंस हो गया हमारे पृथ्वी का तापमान। अब सूर्य से आ रही है धूप, और वो आने के बाद पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बनी होगी, आपने ओजोन लेयर देखा होगा, और उसी एरिया में डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारी पृथ्वी के ऊपरी जो वायुमंडल में है डस्ट पार्टिकल रहते हैं, और वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो हीट आती है उस हीट को वापस जाते वक्त अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि उनकी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने सफ़ेद शर्ट पहना कि इसकी अगर ब्लैक शर्ट होती और आप मेरे ऊपर लाइट मार रहे होते हैं किसी चीज़ की लाइट, तो मेरी जो शर्ट है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ वाइट। तो वो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के उस गर्मी को क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर सोख लेते हैं। क्योंकि लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव में आती है, ये जाते तो लॉन्ग वेव में जाती है, तो लॉन्ग वेव में जाती है तो ये क्या कर लेती है, उन कणों के द्वारा रोक ली जाती है। इसलिए पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती है, पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के अंदर एक इनकी परत बन जाती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। अब इसके बढ़ाने से क्या होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और पीने के पानी की क्या आएगी, कमी आएगी। पॉइंट क्लियर, ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ की नदी पिघलेगी तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा और पीने के पानी के ग्लेशियर जल्दी से पिघल जाएंगे। अंटार्कटिका में पूरे के पूरा, अभी पिछले महीने की बात है, पूरा का पूरा लंदन जितना बड़ा एक टुकड़ा टूट करके आर्कटिक से समुद्र की तरफ गया। अब सोच के देखो कितना बड़ा, तो लंदन और उसके जितने साइज का अगर टुकड़ा गया तो कितने लीटर फ्रेश वाटर को उसने हमने नमकीन बना दिया। तो वो किसकी वजह से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। अगला है फार्मिंग, खेती करते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा पानी, इसलिए वो लोग बार बार सिंचाई करते रहते हैं। पानी वो थोड़ा भी दे सकते हैं जरूरत के अनुसार, परंतु वो खुला छोड़ देते हैं, और खुला छोड़ने से वो पानी क्या होगा, वेस्ट ही हो रहा है। और उसी प्रकार हम खेती कर रहे हैं, उसमें भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो खेती के कारण भी हम अपने पानी को यूज़ को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, वाटर जो उसकी स्कैर्सिटी आ रही है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। खेतों में हमने जहर के छिड़काव को और साथ में फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और आपका जो कीटनाशक है उनके प्रयोग के कारण क्या होता है, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड डालने के लिए हमें पानी में मिला के डालना होता है, सीधा तो हम डाल ही नहीं सकते। इसके अलावा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर डालेंगे तो पौधे को क्या करेगा, उसके हैंगर को बढ़ा देगा, वाटर हैंगर को, इसलिए पानी में ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बार बार पानी देना पड़ेगा। तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का, जिससे क्या हो रहा है, पानी की जो है कमी आ रही है। और दूसरा आपने एक वर्ड यूज़ किया था बेटा, क्या यूज़ किया था इसके लिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब तीसरा क्या है, माइनिंग, खान वगैरह होती है, हमने खान खोदी है तो उनमें से जो वहाँ का वाटर लेवल है वहाँ से खानों को खोद करके उस मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। वहाँ पे वाटर लेवल है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, या उसको खान वगैरह खोदने के कारण उस जगह के पानी को हम वेस्ट बहा देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी कमी आ जाती है। इलीगल डंपिंग, कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, बिना पूछे हमने, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, वो अपने जो भी अपना कचरा लेके जाते हैं उसको कहीं डाल देते हैं और उस जगह को, अब वो जो कचरा डाला है वो केमिकल वाला भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, उसमें पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं, वो उस पानी के लेवल को, उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्योंकि वो रिस्क, उनमें से जो भी कचरा जो भी केमिकल है वो रिस्क मिट्टी में नीचे जाएगा, ज़मीन में नीचे जाने के साथ साथ ही क्या होगा, वो वहाँ के पानी को दूषित कर देता है। अगला है आवर पॉपुलेशन। अब भाई ये देखो, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो पानी तो मांगेगा ही, पानी तो चाहिए उसको। सुबह से लेकर के शाम तक के जितने क्रियाकलाप करनी है, टॉयलेट, बाथिंग,
इसके अलावा ड्रिंकिंग, उसके अलावा और अन्य एक्टिविटी के लिए वो क्या यूज करता है, पानी यूज करता है। तो हर 3 सेकंड में पैदा होने वाला बच्चा क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, और पानी की डिमांड बढ़ेगी तो पूर्ति करने के लिए हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करेंगे तो उसकी डिमांड जो है बार बार बढ़ने से क्या होता है, हमारे पास उसकी क्वांटिटी क्या है, घट जाएगी। तो ये भी एक कारण है हमारे किसका, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का। अगला सोइल पॉपुलेशन, मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, मिट्टी में कचरा डाल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगों लगे हैं जिनका कचरा डाल दिया जाता है मिट्टी में प्रदूषण के कारण, या उस कचरे के कारण, केमिकली है चाहे वो आपका सॉलिड किसी भी तरीके का आपका जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से मिट्टी में कह सकते हो आप, पानी में कह सकते हो, या एयर में कह सकते हो। तो सारा का सारा किसी न किसी रूप में जमीन पर आएगा और जमीन पर आने के कारण पानी की गुणवत्ता को घटा देगा, या अंडरग्राउंड वाटर तक भी पहुंचेगा वो थोड़े थोड़े रूप में। इसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, जो हमने कहा कि पानी के अंदर, अब आपने कानपुर सुना हुआ, कानपुर में जानवरों का चमड़ा यानी मांस का जो है, जो हमारे बेल्ट वगैरह हम यूज करते हैं, पहनते हैं, इसके अलावा पर्स वगैरह, लेदर बैग वगैरह, लेदर बनाने के लिए जानवरों को मार करके उनको धोया जाता है गंगा नदी में। कहाँ पे, कानपुर में, सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग। तो वो क्या करेगा, वो पानी के अंदर, या इसके अलावा कोई फैक्ट्री उसमें से निकलने वाला केमिकल वो बाहर छोड़ दिया जाता है खुले में, और वो पानी क्या करेगा, वो आपका जो केमिकल वाला पानी है या आपको उसके अंदर जो कचरा बहाया वो सारा के सारे हमारे वाटर के लिए क्या कर देगा, पीने के पानी को प्रदूषित कर देगा। क्लाइमेट फैक्टर, इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर कई फैक्टर ऐसे होते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं, जलवायु बदलाव आते हैं, जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग बोला है, इसके अलावा भूकंप और बहुत से हजार्ड्स आते हैं जिनकी वजह से हमारा जो पीने के पानी है उसका लेवल जो है कंटिन्यू टाइम टू टाइम घटता जा रहा है, और वो क्या करता है, हमारी पानी की बढ़ोतरी नहीं करता, वो हमारी पानी की कमी। बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनमें हमें पानी की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े उद्योगों में किसी मशीनरी को ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, पानी की। तो वो पानी क्या होगा, वो भाप के रूप में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी वाटर शॉर्टेज की समस्या बनी रहती है। अल्टर्ड वेदर पैटर्न, और अगला क्या है, हमारे जो वेदर का पैटर्न है, मौसम का भरोसा नहीं है, एक बार बारिश होगी अगले साल नहीं हुई। अब पानी अनिश्चित हमारा जो मानसून है, अब मानसून अच्छा आया तो अच्छी फसल होगी, बाद मानसून पे टेका हुआ, अगर मानसून अच्छा गया तो आपकी पानी की जरूरत भी पूरी होगी, इरिगेशन का भी सिंचाई पूरी होगी, और इसके साथ साथ अन्य चीज़ों की कमी जो है वो पूरी होगी। परंतु जो आपका पानी है उसका वेदर का जो, अगर सही तरीके से हमारा जो मौसम है, उस मौसम की जो मानसून कह सकते हैं या ड्रॉट कह सकते हैं, उसकी वजह से पानी की कमी आ जाती है। क्योंकि मानसून फेलियर हुआ तो पानी की कमी आएगी, क्योंकि हमें सिंचाई के लिए जरूरत पड़ेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरत पड़ेगी, या पीने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो रेनफॉल ना आने की वजह से क्या होता है, पानी की कमी आ जाती है। तो मानसून का जो अनप्रेडिक्ट पैटर्न है उसका प्रतिरूप है, वो भी आपकी पानी की कमी को बढ़ाने में सहायक है। ड्रॉट होता है सूखा, कई बार एल नीनो आपने एक वर्ड सुना होगा, हमारे जो मानसून आता है इसी महीने में आ रहे हैं, जुलाई, अभी मई चल रहा है, अगले महीने के पहले वीक में हमारी केरल तक पहुंच जाता है। हरियाणा की अपनी आगे बात करें तो यहाँ 1 जुलाई को पानी पहुंचता है। अब ये जो कई बार कुछ सालों के 2 या 5 सालों के अंतराल पे ला नीना आता है, जब बारिश आ रही है तो वहाँ की गर्म जल ठंडी धाराएं होती है जो हमारे अरब सागर से होते हुए भारत में पहुँचती है। परंतु 2 से 5 सालों के अंतराल पे कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि पेरू के तट से कौन सी, एल नीनो एयर चलती है, और वो अपने साथ क्या होती है, गर्म धारा है, वो गर्म पवन है, वो अपने साथ पानी नहीं लेके आती, तो उस साल भारत में सूखा पड़ता है। तो जो ड्रॉट आने से होता है, इससे हमारी अनाज की कमी आती है और पानी की सबसे बड़ी कमी आती है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम फसल नहीं बो पाएंगे, फसल नहीं बो पाएंगे तो हमारे अनाज नहीं होगा, या हमारी अन्य जरूरतों के लिए जो पानी की जरूरत होती है वो पूर्ति नहीं हो पाती। अगला है, या रिचार्ज नहीं हो पाता पानी, फ्लड, कई बार जरूरत से ज़्यादा पानी का फ्लो हो जाता है नदियों में बारिश के कारण, या तटबंध के टूटने के कारण, डैम के टूटने के कारण। तो फ्लड जो होता है अवांछनीय तरीके से किसी जगह पे पानी का बढ़ना होता है। अगर ये अवांछनीय तरीके से भरेगा तो वहाँ पे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ, इसके अलावा वो पानी जो बह करके, वेस्टेज जो पानी है वो बह करके समुद्र में चला जाता है, जो हमारे पीने लायक नहीं रहता। तो फ्लड भी आपकी सेक्रेस्ट्री में सबसे बड़ा अगला कारण है। इसके बाद कहता है आइसोलेशन ऑफ सर्टेन रिमोट एरिया, कुछ एरिया जो ऐसे बहुत बड़े सुदूर एरिया जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, तो उन लोगों में जो लोग रहते हैं वो वहाँ के आस पास के वाटर लेवल को कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो जरूरतें पूरे होती है वो कहाँ से होती है, उन्हीं एरिया में होती है, उसी क्षेत्र के तालाब या फिर पोखर या वहाँ की झीलों से होती है, और वो उनको यूज़ करके बार बार उनको कम कर देते हैं। और या पानी की अगर बात करें तो वो कैसे ऐसे इलाकों में आता है जहाँ से उनको लेके आना मुश्किल है, या उसको स्टोर करके अपने पास लेके आने में उसका चार्जेस ज़्यादा है। अगला है एक्सेसिव वाटर कंजप्शन, एक हम यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले की जरूरतें सिर्फ थोड़ी बहुत थी, आजकल हमें फ्रिज में भी पानी चाहिए, कूलर में भी पानी चाहिए,
पीने के लिए पानी चाहिए, वॉशरूम में, बाथरूम में, पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते होंगे। डेली रूटीन में पानी यूज़ हो रहा है। अब पानी जब यूज़ हो रहा है तो उसकी कमी तो आएगी, उसकी जरूरत से ज़्यादा हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह उसका यूज़ कर रहे हैं। और आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ भी आने लगी है जो पानी से चलती हैं। इसके बाद कहते हैं करप्शन। करप्शन का क्या होता है कि कुछ लोग पानी को बेच रहे हैं, एक तरीके से करप्शन ये है। उसमें होता क्या है, बिस्लरी आप देखते हो, बिस्लरी है, एक्वाफिना है, इसके अलावा बहुत सी और कंपनियां रेल नहीं है। तो ये होता क्या है कि आपके जो पानी की कमी है, लोग वही पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, किसी झरने का है, किसी तालाब का है, किसी नदी का, उसी पानी को क्या करते हैं, वो बोतल में भर करके बेच रहे हैं। इसके अलावा किसी एरिया में किसी का जानकार अगर कोई है, अगर पानी की सप्लाई वाले में कोई जानकार है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा छोड़ दी जाती है। 1 घंटे सप्लाई चलनी होती है, वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे चलनी होती है। अपने किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ना होता तो उस पानी को वो जरूरत से ज़्यादा फ्लो करवा देते हैं या जरूरत से ज़्यादा उसको चला देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी वेस्ट ही हो रहा है। इसके अलावा अगली बात करप्शन। सरकार जो है कम कीमतों के ऊपर समरसिबल लगाने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाते हैं, वो कम कीमतों पे, कम बिजली रेट पे आपके दिए जा रहे हैं, जिसमें 50 पैसे से लेकर के 1 रुपया तक उसका पर यूनिट खर्च आता है। अब आदमी क्या करेगा, 8 घंटे बिजली की सप्लाई है, तो वो उसको चाहे पानी 1 एकड़ में लगाना हो, चाहे उसको 2 एकड़ में लगाना हो, वो उस पानी को खोल करके रात को जैसे बारी है तो वो उसको खोल करके सो जाता है। उसके बाद अगले दिन तक चाहे वो पूरे खेत में पानी भरने के लायक ओवरफ्लो हो जाए या भर जाए या टूट कर कहीं जाए, तो वो उसको बिजली का फायदा दे करके वो आदमी क्या करते हैं, अवर जो है ग्रीडिंग कह सकते हो आप, ये एक तरीके से लालच के तौर पर क्या करते हैं, वो पानी का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, वो एक करप्शन ही है। तो ये करप्शन भी, भ्रष्टाचार भी आपका एक बहुत बड़ा कारण है पानी की कमी का कारण। आप देखो, एक मंत्री जी के घर लाइन जा रही है, उस लाइन को वो 4 घंटे छोड़ रहा है, और किसी गरीब मजदूर की जो आपकी बस्ती की तरफ लाइन जा रही है उनको आधे से 1 घंटे छोड़ रहा है, वहाँ पानी के लिए मारामारी हो रही है, वहाँ मंत्री जी नहा रहे हमारे 1 घंटे तक। तो ये पानी के लिए जो करप्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी पानी की कमी का। करप्शन का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है। कुछ रुपए दे करके लालच वो उस पानी की सप्लाई करवा देते हैं, सरकारी टैंकरों से अपने घरों में डलवा लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो ये भी एक अपना कारण। अगला पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक सरकार का इतना मुद्दा नहीं है, सरकार चाहती नहीं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब है राजनीतिक अपनी दाव पेच सेकने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बड़े बड़े पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो पानी को वेस्ट बहाया जा रहा है, पानी को खराब किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। उन्हें पता अगर फलां मोहल्ले में अगर हम किसी आदमी को रोकेंगे तो वहाँ से वोट नहीं आएंगे, या हमने पानी के बारे में बात की या कोई और दूसरे मुद्दे पर हम लेके गई, अगर किसानों की बात करें तो उसके लिए जरूरत से ज़्यादा पानी, पंजाब में क्या हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा पानी की सप्लाई की जा रही है नहरों के द्वारा, क्योंकि 5 नदियाँ वहाँ पे पंजाब, पंच प्लस आप, पंच माने 5 नदियाँ, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो ये नदियों का पानी क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा वो दूसरे राज्यों को देने के बजाय अपनी राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि कटाव ज़्यादा हो रहा है, भूमि नरम होगी तो ज़्यादा कटेगी। तो ये जो आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आपका जो है, सरकार पीने के पानी पर ध्यान देने के बजाय उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करवा रही है। अब जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं, इनमें जरूरत से ज़्यादा कनेक्शन दे दिए, वो लोग पानी को बेच रहे हैं, 200 से 300 रुपये घंटे पानी बेचा जा रहा है, 400 रुपये में ले लिए जा रहे हैं। अब वो बेचा जा रहा है, वो भ्रष्टाचारी तो है। 100 से 200 जो भी रेट है, जहाँ पे अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग जरूरत के हिसाब से आदमी की जरूरत बढ़ जाती है, तो पॉलिटिकल इशू भी आपका है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट एंड वार। लास्ट पॉइंट, इसके बाद एक पॉइंट हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, झगड़े, एंड वार युद्ध। अब देखो, झगड़ा है हमारा सबसे बड़ा, अगर मैं झगड़े की आस पड़ोस की कुछ झगड़ों की बात करूं, SYL, सतलुज यमुना लिंक, उससे पहले सिंधु इंडस रिवर, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। इंडस रिवर सिस्टम आपका सिंधु घाटी, 1964 में एक 2 नेताओं के बीच, 2 देश के नेता, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान के बीच एक समझौता होता है। उसके तहत क्या किया गया, 1964 में हुआ था ना, उसी साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें क्या किया गया, 80% पानी सिंधु नदी का किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया 80%।
और 20% किसको रखा? भारत के लिए रखा। चलो ये मुद्दा भी जाने देते हैं, देश के बाहर का है, हो गया पीछे का। अब क्या था? सतलुज यमुना लिंक है, इंडस नदी का दे दिया करो। इंडस का दिया हुआ आज भी दिया हुआ। सतलुज यमुना लिंक, सतलुज नदी के वहां से बाहर हरियाणा में एक नहर आनी थी, जो कि राजनीतिक शिकार की वजह से नहीं आई। हरियाणा में तो बन गई, पंजाब वाले उधर कह रहे हैं भी हमारे यहाँ हर बार मामला कोर्ट में जा रहा है। पिछले 1963-64 के बाद की बात है, तब से लेकर के वो मामला अटका हुआ है, इसलिए वो पानी का जरूरत यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, परंतु हरियाणा को नहीं दे रहे। अगला नीचे एक बांध की बात आती है, कावेरी नदी जल विवाद, सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा में रहा है, पीछे भी रहा भी है। उसमें एक राज्य क्या कर रहा है? आपका जरूरत से ज्यादा पानी को यूज कर रहा है, आंध्र प्रदेश, और नीचे तमिलनाडु, और आपका एक राज्य और यानी महाराष्ट्र, यहाँ से ऊपर वाला एक राज्य यूज करके आगे वहाँ पे डैम बना रहा है। आगे वाले राज्यों के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये जल मुद्दे होते हैं, कई बार जल नदी विवाद होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या करते हैं? पानी की जो है, एक राज्य क्या करेगा? दूसरे राज्य को पानी नहीं देगा, अपने राज्य में फालतू बहा लेगा। तो ये कुछ ऐसे इश्यू है, मुद्दे हैं, जिनकी वजह से पानी का वेस्टेज हो रहा है। अगला और लास्ट पॉइंट है, सरकारों का भी होता है कॉन्फ्लिक्ट। एक राज्य में अगर अभी सेंटर में आप हमारी सरकार भाजपा की, अगर किसी राज्य कांग्रेस राज्य के पास अगर पानी है, भाजपा के राज्य के पास, पार्टी के राज्य के पास पानी, वो कांग्रेस वाले को नहीं देगा, कांग्रेस वाला भाजपा वाले को। तो ये राजनीतिक मुद्दे भी है, राजनीतिक मुद्दों के कारण भी होता है। वार, युद्ध होता है, तो आपको पता है युद्ध का क्या है? अगर युद्ध होगा तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक सेना, बहुत बड़ा एक लोगों का समूह है, वो क्या करते हैं? वहाँ की डेली रूटीन की जरूरतों के लिए भी पानी जरूरत पड़ेगी, पहले तो उनकी जरूरत के लिए। दूसरा, जब वार होते हैं, युद्ध होते हैं, तो उसमें क्या होता है? कई बार उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। एक देश अगर दूसरे राज्यों के या दूसरे देश के ऊपर अगर कब्जा करेगा, तो वो उनके रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेगा, और वाटर रिसोर्स को वो क्या करेगा? अपने फायदे के हिसाब से उनको सप्लाई करेगा, अपने हिसाब से उनको देखेगा। पीछे आपने देखा होगा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया था, तो वहाँ के जितने भी रिसोर्स हैं उनको अपने यूज़ के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, और उनको एक तानाशाही तरीके से उसको काम में ले रहे हैं। तो ये आपका वार और कॉन्फ्लिक्ट पे है। अगला और लास्ट पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर। जब आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं बताएं मुझे कोई थी? क्या होता है सर? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर। नंबर 1 आपका फ्लड, जो मैंने थोड़ी देर पहले हमने कर लिया था, फ्लड, ड्रॉट, इसके अलावा भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, इसी से आएगा। देखो सबसे पहले फ्लड की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लड जो आएगा वो क्या करेगा? एक जगह पानी को दूसरी जगह ले जाके बिना वजह उसको स्टोर कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा, ड्रोट, सूखा पड़ता है तो क्या होता है? वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है, वो दूसरी जगह के पानी को और कम कर देते हैं, वहाँ से सप्लाई करेंगे वो दूर दूर से। तो ये तीसरा, सुनामी। सुनामी में क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। पहले अर्थक्वेक आने से क्या होता है? पृथ्वी में कंपन शुरू होता है, वाइब्रेशन होता है, तो समुद्र के पानी को धकेल करके 60-60, 70-70 मीटर ऊंची लहरें उठाता है, वो मैदानी इलाकों में भेज देता है। तो एक तो नुकसान होगा कि मैदानी इलाकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और वहाँ के आवास या घरों को नुकसान पहुँचता है। दूसरा, वो पानी जो है वो पीने के लायक नहीं रहता, वहाँ का सारा कचरा घुल करके उसे नदी में या उस समुद्र में या उस वेव के साथ, उस लहर के साथ वापस चला जाता है और उस पानी को और अधिक गंदा करता है। ये थे हमारे सारे के सारे काज किसके? वाटर स्क्रैसिटी के। अब हम करेंगे इसके इफेक्ट, इसके पॉइंट हम 1 to 1 करेंगे, जितना आपके बारे में जैसे हमने किया है, इसके काजेस वहाँ इसके सारे इफेक्ट करेंगे। पहला, पॉवर्टी, अगर पानी की कमी आएगी तो गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि पीने के लायक जो जरूरत है वो पानी की पूर्ति नहीं होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूसरा, हंगर, भूख, जितना पानी हमें कम मिलेगा हम उससे ज़्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे, हमारी भूख बढ़ेगी। अगर हमें पानी कम दिया जा रहा है तो हम सोचेंगे ज़्यादा चाहिए, ये होता है कि थोड़ा सा और चाहिए। तो हमारी पहली जो थी पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी, गरीब ज़्यादा होंगे क्योंकि पानी की कमी आएगी, तो लोग क्या करेंगे? कैसे होंगे सर? गरीब कैसे होंगे? अमीर आदमी पानी बेच रहा है, वो बोतल में डाल के बेच रहा है, और आपके पास पानी की कमी पूर्ति नहीं होगी। हमारे लिए अजीब लग रहा है, लीबिया के अंदर पिछले 20 साल से बारिश नहीं हुई है। अरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लातूर जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पिछले साल रेलवे ने ट्रेन से पानी पहुँचाया, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु मर गए हैं। अभी भी कुछ इलाकों की वीडियो देखते हैं, वहाँ पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलता। वीडियो देखी होगी राजस्थान के कुछ इलाकों के, बाड़मेर है, उधर का जैसलमेर का इलाका, वहाँ पे पानी की कमी है। वो लोग किससे निकाल रहे हैं? 2 ऊँटों को एक रस्सी बांध करके, एक थैले को, चमड़ा नुमा थैला आपकी बाल्टी कह सकते हैं, उसको पानी के अंदर डालते हैं, जिसमें 25 से 30 लीटर पानी आता है।
और उस रस्से को, बहुत बड़ा एक मोटा साइज का रस्सा होता है, उस रस्से से ऊँट पकड़ के खींचते हैं उसको, और जब पानी का वो बकेट भर करके कुएं से बाहर आ जाता है, कम से कम 200 से 300 फीट 400 फीट नीचे से पानी ऊपर आता है, फिर उस बकेट को बराबर की एक बनी हुई छोटी सी नाली के द्वारा एक स्टोर बनाने के लिए, जिसको वहाँ वो खेल टाइप कह देते हैं, तो उसमें वो पानी को स्टोर करते रहते हैं। पशुओं के पीने की अलग है और आदमियों के, इंसानों के पीने के डेली रूटीन वाली अलग है। और उस पानी की कीमत उन्हें पता है, हमें तो बटन दबाओ 1 मिनट में आपके सामने पानी आ जाता है। वाटर, आपका जो फ्रीजर है, आपकी टूटी है या टेप है या घर में वाटर सप्लाई है, समर्सिबल है, 1 मिनट आपने मुंह धोना है, उसके लिए बटन दबाया तो कम से कम 10 से 20 लीटर पानी आपने फ्लो कर दिया। दूसरा, हमारे वॉशरूम में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है, एक बार के फ्लैश में 15 से 20 लीटर पानी जाता है। ठीक है, आजकल का जो इंग्लिश आपका जो टॉयलेट बना उसमें 1 फ्लैश में 15 से 20 लीटर पानी जा रहा है। आरओ हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पानी जितना यूज़ कर रहे हैं उतने का प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। उसमें से पानी की एक पाइप दी होती है जो बाहर की तरफ फ्लो करती है। उसी प्रकार एसी में, फ्रिज में आपका है, गर्मियों में काम ही दो रहेंगे, या तो कूलर के ऊपर या फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रखो। ठीक है, तो ये कहानी का है, वो पानी हम यूज ही तो कर रहे हैं खराब। अगला है स्टारवेशन, हंगर की बात करते हैं। हंगर क्या होता है, उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, जिस चीज़ की कमी होती है ना, हमें उसकी जो इच्छाएं ज़्यादा हो जाती है, आपको पता होगा। जिस चीज़ की हमारे पास कमी होगी उसी चीज़ की हमें ज़्यादा उस चीज़ की फिक्र होगी। तो उसी प्रकार दूसरा है हंगर, भूख बढ़ेगी, आदमी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालना, आदमी में भूख बढ़ी हुई है, अंदर के अंडरग्राउंड वाटर को सारा निकालना चाहता है। मुर्गी वाली स्टोरी सुनिए ना, कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, एक दिन उसके मालिक ने सोचा आज पेट ही काट लेता हूँ, सारे अंडे एक बार में बाहर आ जाएंगे। तो वही है इंसान के साथ, वो इतना ग्रीडी हो गया, इतना लालची हो गया, सारा का सारे पानी निकाल के वो यूज़ करना चाहता है कि एक बार में यूज़ करना। अगला है थ्रस्ट, स्टारवेशन, भूखमरी फैल गई है। अब हर कोई सोच रहा है पानी को, आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख रहे हो 500 600 रुपए लीटर वाली पानी पी रहे हो। विराट कोहली जिसका पानी किसी दूसरे देश के एक ताज़ा झरने से आ रहा है, उसके झरने का पानी बेचने के लिए 650 रुपए की बोतल आती है, वो 600 से 700 रुपए की बोतल बेचने के लिए वहाँ के झरने का पानी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा, पैक करके इंडिया भेजा जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो उस पानी को पीते हैं और बड़ा महंगा पड़ता जाता है, पर बिकता तो वो भी बोतल में ही है। वही 1 लीटर की बोतल उनकी आती है, वही उनकी आती है प्लास्टिक। तो ये पानी की अगर बढ़ गई है थ्रस्ट। एक और आजकल आपकी जो स्थिति है, भागदौड़ वाली जिंदगी ऐसी होगी कि पानी को प्यास, आदमी को प्यास ज़्यादा लग रही है, उसमें भूख बढ़ गई है, बस कोई बात हो, हर चीज़ में पानी चाहिए उसको। एक गिलास में आपने कम से कम 5 बार पानी पिया होगा, कई बच्चों ने, हमने भी पिया है। तो ये आदमी की आजकल भूख बढ़ गई है, किसके लिए? पानी की। वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है पानी को, वो सोच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैं यूज़ कर लूँ, और ये जो उसकी थ्रस्ट, उसकी प्यास है वो। अगला है कमजोर इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम हो गया। अब ऐसी अब देखो, आप कह रहे हो सर की थ्रस्ट कैसे है, प्यास तो वही इंसान पहले था भैया। अब आपका टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर ने 40-45 क्रॉस किया। अब फ्लोती वाले के शरीर से ज़्यादा पसीना निकलेगा, राजस्थान वाले, थार डेजर्ट वाले का ज़्यादा पसीना निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो उसको पानी भी ज़्यादा चाहिएगा। ORS घोल पिएगा या पानी पिएगा, स्कंजी पिएगा। स्कंजी भी कैसे पिएगा? 150 रुपये किलो नींबू है जो 300 से आ गए, तो वो अब सस्ते हुए, परंतु वो डिमांड तो बढ़ी है ना। अब 150 रुपये हो गए, 300 तो वो डिमांड बढ़ी है पानी। अब उसी वजह से आदमी की पानी की पूर्ति नहीं है। ज़्यादा स्कंजी पी लेता तो क्या पता थोड़े में, वो जूस में देखता है, कोल्ड ड्रिंक्स में देखता है। कोल्ड ड्रिंक्स किसकी बनी है? 90% उसमें पानी है, बाकी उसमें आपका कार्बोनेटेड वाटर है। तो वो आपकी अब क्या है, इतनी चीज़ें करने से आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है। पहले आदमी प्यास सहन कर लेता था, अब 10 मिनट पानी ना मिले तो आदमी चक्कर आगे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो गया। खान पान ऐसा हो गया है, हर चीज़ में जहर खा रहे हैं, तो पानी में भी जहर हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पौधों में जो पानी दे रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से प्रकार के केमिकल यूज़ कर रहे हैं। 70 प्रकार के हमारी ऐसे केमिकल बना लिए हमने। उनमें सब में क्या है, पानी को हमने क्या कर दिया है, पानी का जो टेस्ट है वो पहले वाला रहा ही नहीं है, वो टेस्ट नहीं रहा है। अब आरओ का पानी पी रहे हैं, 10 दिन से हमने आरओ का पानी पिया, एक दिन गलती से जोड़ का पीना पड़ गया, हमारे इम्यून सिस्टम ने जवाब दे दिया। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता 0, क्योंकि हमने रोज़ फिल्टर वाटर पिया है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्योर वाटर मत पिया करो, शुद्ध पानी पियोगे। जिस दिन अशुद्ध पीना पड़ गया उस दिन शरीर काम नहीं कर पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा उन बीमारियों से जो कीटाणु जीवाणु हमारे शरीर में जाएंगे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, जो लड़ नहीं सकता बीमारियों से। अगला है डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। पानी की कमी होने से क्या होगा,
आपकी जो उत्पादन है, अब पानी ठीक ठाक होगा तो आपको उत्पादन बढ़ेगा, फसल अच्छी होगी। अगर पानी उसको चाहिए मौके पे पानी नहीं दिया तो उसकी उपज यील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन क्या आता है, विनाश। हैबिटेट्स क्या होते हैं, आवास। अब हमने किसी जगह पे अगर कोई जोड़ है, वहाँ के पानी को हमने सारा यूज कर लिया, पशुओं को पिला दिया, हमने पीने के लिए, उसमें रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु है, उनका तो हमने घर छीन लिया। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बार दो बगुले एक जगह से दूसरी जगह, उनके एक बहुत बड़ा अजीज मित्र था, उनका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। कौन था, एक कछुआ। एक बार कछुए ने उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस कछुए को बचा लिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसके तालाब का पानी सारा यूज कर लिया था, लास्ट में थोड़ा बहुत कीचड़ बचा था, अब उसमें रहेगा तो वो कुछ दिनों में मर जाएगा। उन्होंने क्या किया कि डंडे लिस्ट्रा ली, इसको उन्होंने कहा कि तू उसको बीच से मुंह पकड़ ले और मैं हम दोनों तरफ से इसको लेके उठ जाएंगे और अगले किसी बड़े जोड़ में ले जाएंगे, कि ये छोटा जोड़ हम किसी बड़े जोड़ या नदी या तालाब या सागर या महासागर में छोड़ देंगे। तो चलो भाई, और जो आपका कछुआ था उसको मेरी तरह ज़्यादा ही बोलने की आदत थी, जैसे मैं क्लास में पूरा का पूरा लेक्चर बोल ही रहा हूँ। अब रास्ते में दोनों बात कर रहे थे, कौन, इशारों में बात कर रहे थे दोनों। बगुला बात कर रहा तो दूसरों कह रहा है मैं अगले उस समुद्र में एक बार गया था ना, वहाँ इतनी इतनी बड़ी मछलियाँ थी, तो दूसरा भी कह रहा है मैं भी एक में गया तो वहाँ भी बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो इशारे से बात कर रहे हैं। अब कछुआ जो था आपका टॉर्टोइस था, उसको भी क्या थी, तलब हुई बोलने की। उसने जैसे ही मुंह खोला वहाँ से ऊपर पड़ा, आगे वहाँ के आगे पड़ा, नीचे आते उसके कवर कहीं का था और उसका कवच कहीं था, उसके ऊपर एक बड़ा सा खोल होता है, वो टूट गया। टूटने के साथ इतनी हाइट से गिरेगा, 200 300 500 फीट 1000 मीटर की हाइट से गिरेगा, तो आते उसके नीचे राम नाम सत्य। तो पानी की सेक्रेसिटी की वजह से कछुआ मारा गया, वरना वो आने वाली पीढ़ी में पता नहीं इनके घर में कितने और होते हैं, आगे वो कितनी बायोडाइवर्सिटी को बचाता, कितने जीव जंतुओं को खाता, कीट पतंगों को खाता, एक तालाब को साफ रखता। पर अब क्या है, ये सारा का सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उसका तो घर ही जुड़ गया। तो वो ये डिस्ट्रक्शन होता है किसका, हैबिटेट, आवास खत्म हो जाते हैं। कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी उस पानी के स्रोत पर निर्भर होते हैं, उस पानी को हमने खत्म कर दिया तो क्या होगा, वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी क्या होंगे, उनका घर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएंगे। अगला है एंडेंजरमेंट ऑफ स्पीसीज। कुछ प्रकार की प्रजातियां विलुप्ति हो जाती है। आपकी डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, इंसान के बाद सबसे समझदार जीव है। पीछे एक उसका भी जिक्र आया था हमारे, एक डॉल्फिन ने सुसाइड कर ली थी। अब क्या तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, समझ होता है, फांसी नहीं खाई थी उसने, वो पानी में गहरे पानी में चला गया था। एक मूवी की शूटिंग थी, वहाँ जो उनके साथ कोवर्कर थे, उनके साथ उनको काम करना पड़ता था कुछ महीने, हॉलीवुड की मूवी की बात है, या उनका एक पर्यावरणविद कोई एक्सपेरिमेंट करने आया तो उनके साथ डेली उनकी एक्सपेरिमेंट होते हैं, और उनका इंसानों की तरह उनके साथ लगा हो गया, परिवार की तरह मानने लगे। अब उनको कुछ महीने बाद, रिसर्च के बाद, उन वैज्ञानिकों को कहाँ जाना था, दूसरे शहर जाना था, दूसरे देश जाना था, अपने देश जाना था, रिसर्च पूरी हुई, परंतु डॉल्फिन था, वो मेल था, उसको ये हुआ कि उनके साथ जाना है, उसको ले जाया नहीं जा सका। डॉल्फिन ने क्या काम किया, नीचे पानी में चले गए और नीचे जाके वापस आए ही नहीं, इसलिए उसने जल समाधि ले ली, अपने आप को मार दिया। तो ये डॉल्फिन होता है, वो इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार अगर दुनिया में कोई पाया जाता है तो वो डॉल्फिन। अब गंगेटिक डॉल्फिन कैसे खत्म हो रही है, गंगा के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं कानपुर में, उसको साफ करने कचरे को, अब कचरे को साफ कर रहे हैं तो वो जो आपकी स्पीसीज है, वो जो प्रजातियाँ हैं जो पाई जाती है, वो खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पता नहीं कितने प्रकार की मछलियाँ होती है, मैंने पढ़ाया था पीछे, कितने प्रकार की फीसिस होती है हमारे इंडिया में, 5600 कुछ होती है। तो उनमें से अगर वो जो मीठे पानी की, अगर मीठा पानी रहेगा नहीं तो मीठे पानी वाली कहाँ जाएगी, खारे पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो क्या होगा कि आपकी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, कीट पतंगों की, कीड़े मकोड़ों की, या बहुत से जो एक्वाटिक जो आपके जानवर यानी पानी में पाए जाने वाले जलीय जीव वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, वो स्पीसीज दुनिया से बर्बाद हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कुछ दिन पहले ही आपका था जैव विविधता, अभी पीछे गए है, आज क्या तारीख होगी, 24 तारीख। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जैव विविधता संरक्षण दिवस। 3 दिन पहले की बात है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई ऑफ 22 को मनाया जाता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या, कोई एक बच्चा बताएगा मुझे, आप में से कौन बताएगा? लिविंग बीइंग्स में ना वैरायटीज पाना।
लिविंग। वेरी गुड बेटा। अब ये क्या कहता है, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो रूप में पाए जाते हैं, किसमें? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा क्या होता है? पीछे हमने पढ़ा था रिसोर्स डेवलपमेंट में, ऑल प्लांट किंगडम, पूरे के पूरे पौधे, छोटी सी घास से लेकर बहुत बड़े एकेसिया है आपका, बहुत बड़ा पौधा ऑक ट्री, यानी वो पौधे, हर एक पौधे को हम किस में काउंट करते हैं? फ्लोरा। विश्व के सभी पौधे फ्लोरा में आते हैं, और सभी एनिमल किंगडम यानी सभी जीव जंतु आते हैं फाना में। तो जितने ज्यादा फ्लोरा और फाना की टाइप ज्यादा होगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच होगी, उतनी ही धनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपके पेड़ पौधे, मैं पूछूं राजस्थान में ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं या फिर केरल में, तो आपका जवाब केरल होगा, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रकार, मैक्सिमम उनके टाइप्स पाए जाएंगे, मैक्सिमम उनकी वेराइटीज़ पाई जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? जैव। जैव यानी जीव जंतुओं की विविधता, यानी विभिन्नता या उनकी टाइप्स। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, लॉस हो जाएगा, उनका नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है। एक दिन ना बनाओ, आपकी 22 मई को ये बायोडाइवर्सिटी डे बनाएंगे, हर रोज बनाओ, छोटे छोटे पौधे लगाओ, उनको केयर करो, इनके अलावा ऑक्सीजन देंगे आपको, फल देंगे, फूल देंगे, हर्ब्स वाले पत्ते देंगे। आपने अगर तुलसी लगाई है, नीम लगाया है, अगर आपने बबूल लगाए हैं, इनके अलावा बहुत से अन्य प्रकार की, आप उनको बचाओगे, वो आपको बचाएगा। कम से कम अपनी बॉडी के लायक, अपनी जरूरत के इस ऑक्सीजन के लिए तो कम से कम 4 पौधे लगा सकते हो। अपने बर्थडे पे केक काटते हो, अगली बार तो एक पौधा ले आओ घर पे, या कहीं किसी पब्लिक स्थान पे पौधा लगा दो, आने वाले 5 सालों बाद वो इतनी ऑक्सीजन देगा। अगर वो पीपल, नीम या फिर आपका बरगद का है तो वो और भी ज़्यादा दिनों तक रहेगा। अपनी जरूरत की ऑक्सीजन तो पूरी करो। जब जलाया जाएगा तो हो सकता है मशीन से जला दिया जाए, परंतु पुराने ज़माने के हिसाब से बूढ़े लोग कहते थे कि अपनी जो अर्थी की लकड़ी है वो कम से कम उतनी तो पैदा करो जितने से जलाया जा सके। तो आपको कम से कम जलाने के लिए तो नहीं, अपनी जिंदा रहने के लिए, अपनी ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए कम से कम 4 पौधे जरूर लगाएं, ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रोल कर सकें हम। ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल? अब टेम्परेचर आपका फरोती का 50 पार कर रहा है, आने वाले टाइम में 60 भी पार कर जाएगा अगले 10 सालों में, अगर इसी तरीके से पेड़ पौधे कटते रहे। आपको भी कटना पड़ेगा वरना। अगला है अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक क्या होता है? हाइजीन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बार-बार प्रेयर में बताता हूँ। साफ सफाई। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा? बीमारियां फैलेगी। पीछे हुआ था चाइना की वुहान लैब से निकला था कोरोना वायरस। वो क्या था? वहाँ की वो जो जीव जंतु मरे हैं उस सड़े में उनको फेंक दिया जाता था, डंप कर दिया जाता था, पड़े रहते थे 15-15, 20 दिन, महीने। अब उनमें क्या पनपेंगे? खुशबू तो आने से रही अभी, ठीक है, खुशबू इतर से नहीं आती, आपके करियर, आपके कैरेक्टर में आती है, आपके चरित्र में आनी चाहिए। हाँ, डिओड्रेंट मत लगाया करो। अब ये क्या है? अनहाइजीन कंडीशन। जब साफ सफाई नहीं रहेंगे, कचरा डालेंगे, गंदगी डालेंगे, तो वहाँ बीमारियाँ ही फैलेंगी, और वो बीमारियाँ फैलेंगी और उनमें जो केमिकल होंगे वो जमीन में रिस कर जाएंगे। पानी में डाल दिया तो उस पानी को गंदा कर देंगे। आपने एक वाटर बोतल ली, पानी पिया, पानी पीने के बाद सड़क पे फेंक दिया, वो बोतल घूमती फिरती कभी ना कभी किसी तालाब में, नदी के साथ बह करके जाएगी, उस पानी को गंदा कर देगी। उसके अंदर जो कचरा है, पॉलीथीन फेंका है या जो भी आपने गंदगी फेंकी है, उस गंदगी को, कचरा आपके घर का कचरा बाहर फेंका तो वो कचरा बह करके नाली से आपके जोड़ में जाएगा, उसको और अधिक गंदा करते हैं, और पानी प्रदूषित होगा, बीमारियां फैलेगी, आप बीमार हो गए, फिर कोरोना वायरस आएगी, HIV एड्स आएगा, एजा आएगा, हेपेटाइटिस बी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो वो अनहाइजीन कंडीशन भी क्या करती है? आपके वाटर सिक्योरिटी को प्रभावित करती है। अगला है सेपरेट ऑफ डिजीज। अभी पहले हमने बात की 1 मिनट पहले, साफ सफाई नहीं होगी, पानी को प्रदूषित करेंगे, प्रदूषित पानी पिएंगे, हैजा होगा, कैचिस होगा, लूज मोशंस होंगे। जितना पानी आपको, पहले तो शरीर में पानी की कमी हो रहा है, घोल पियोगे, दूसरी तरफ वाटर बकेट का यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम को यूज़ करोगे, वहाँ भी आप पानी वेस्टेज कर रहे हो और बॉडी का पानी भी वेस्टेज कर रहे हो। तो ये सारा का सारा क्या है? बीमारियाँ फैलेंगी। फिर आपको ड्रिप भी लगाई जाएगी, आपको पानी दिया जाएगा डिस्टिल वाटर करके, उसको आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, डॉक्टर को मजे आएंगे, वो सुई लगाएगा। तो ये सारा का सारा है बीमारियाँ फैलने का। वहाँ भी क्या लॉस हो रहा है? पानी का ही लॉस हो रहा है। एक तो आपकी ग्लूकोज की बोतल लगाई जा रही है, दूसरा आपको पीने के लिए यूज हो रहा है, तीसरा वॉशरूम में यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने की वजह से। अगला क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा पॉइंट मानूंगा मैं वाटर सिक्योरिटी में, आपकी जो शिक्षा का स्तर।
अब कई बार घर में दादाजी कह देते हैं, बड़े बूढ़े लोग कह देते हैं जो कम पढ़े लिखे, अपना कोई पानी थोड़ी है, सप्लाई वालों का चल रहा है, वाटर वर्क्स वालों ने चलाया, चलने दो, जोड़ भी तो जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि आपने उसके ऊपर एक टेप लगा दिया, आपने एक ऐसा दूजा लगा दिया, आपने उसके ऊपर एक कोई टोंटी लगा दी, तो उस पानी को आप बंद कर सकते हो, जितना यूज हो उतना। अब इसी बात पे एक याद आ गई मुझे, एक बच्चे ने बोला जी उसको डूजा लगा दें, हमारी लोकल लैंग्वेज में। एक बार पेपर में आ गया है कि कम पढ़े लिखे एक आपके ही क्लास का कोई बच्चा था, जिसको किसी बड़े NTSC की तैयारी तुम कर रहे हो, तो NTSC एग्जाम में आ गया व्हाट इज डाटा, वह कंप्यूटर से रिलेटेड था कि डाटा किसे कहते हैं। तो शहर वाले बच्चे या लड़कियों ने लिखा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, कि सूचनाओं को क्या करना, संग्रहित करना ही क्या है, सूचनाओं को स्टोर करना ही क्या कहलाता है, डाटा। आप में से जैसे एक बच्चे ने बताया, तो एक ने लिखा टूटी के आगे जो हम डूजा लगाते हैं उसे डाटा कहते हैं, ये लोकल गाँव में पाया जाता है। तो ये यहाँ क्या कहता है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, तो हमारी लो लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया की। तो ये क्या कहता है, जो लोग कम समझदार होते हैं, कम पढ़े लिखे, एक आदमी जिसने एग्रीकल्चर BSc किया है या एग्रीकल्चर में वो BSc करने के बाद ADO बना है, एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, उस आदमी को पता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाटर। वो पानी जो बह रहा है उसको नहीं बहाना है, फालतू में वेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। एक आदमी सोच रहा है अपने घर की थोड़ी टूटी है, पड़ोसियों की चलने दो, पानी का ओवरफ्लो कर देते हैं, मोटर से पानी की टंकी भरती, टंकी के बाद ओवरफ्लो होकर मिट्टी में जा रहे हैं। तो जो आदमी कम एजुकेटेड होता है, अवेयर नहीं है, वो क्या करता है, पानी को वेस्ट बहाता है। गाड़ी धो रहे हैं, अरे खुद के दिमाग को धो लो, अपनी खुद की सफाई कर लो। गाड़ी पे पूरे दिन साबुन लगा रहे हो, कभी उस पर शैम्पू लगा रहे हो, उसको साफ कर रहे हो, चमका रहे हो, अपने कैरेक्टर को चमकाओ। वो तो गाड़ी है, जितने दिन यूज़ करोगे वो तो गंदी है तो भी चल जाएगी। तो आपका जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी क्या करता है, गरीबी को, जो वाटर की स्कैर्सिटी है उसको इफेक्ट करता है। अगला पॉइंट है माइग्रेशन, सबसे बड़ा पॉइंट प्रवास। अगर मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहा तो तुम प्रवास करके दूसरी क्लास में चले जाओ। माइग्रेशन क्या होता है कि किसी जगह का पानी हमने सारा यूज कर लिया, अब चेन्नई वाले भागेंगे बेचारे, कोई बकेट लेके जा रहा है, कोई टंकी लेके जा रहा है, कोई ट्रक लेके जा रहा है, किसी के पास गाड़ी है खुद की, वो पानी लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो पानी की कमी आने से लोग क्या कर जाते हैं, एक जगह को छोड़ करके A जगह को छोड़ करके B जगह पे चले जाते हैं, उस जगह से प्रवास कर जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या आएगा, जिस जगह राजस्थान के लोग प्रवास करके कहाँ जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, इधर गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। और पानी की कमी आएगी तो आदमी क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे वाटर स्कैर्सिटी के कॉज एंड इफेक्ट। अब करते हैं सॉल्यूशन। फिजिक्स